हाय फ्रेंड्स, मैं आपका साइंस एजुकेट मुकेश प्रजापत आपका ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो आज हम दोस्तों अपने अध्याय के अगले टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे और अपने अध्याय का जो अगला टॉपिक है वो है कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की पद्धतियाँ। तो देखिए दोस्तों, ये नामकरण की पद्धतियाँ कार्बनिक यौगिकों के लिए क्यों दी गई, क्योंकि उनको पहचानने के लिए और उनको समझने के लिए कि भाई प्रकृति में असंख्य कार्बनिक यौगिक पाए जाते हैं। तो उन असंख्य कार्बनिक यौगिकों को पहचानने के लिए और उन्हें समझने के लिए ये पद्धतियाँ दी गई। और कार्बन जो तत्व है वो संयोग करता है और लगभग 5 लाख यौगिकों का वो निर्माण करता है। कितने यौगिकों का दोस्तों? लगभग 5 लाख यौगिकों का वो निर्माण करता है। तो उन यौगिकों को समझने के लिए और पहचानने के लिए ये पद्धतियाँ दी गई है। तो ये पद्धतियाँ, नंबर 1 पद्धति जो है वो है अपनी रूढ़ पद्धति। दूसरी पद्धति जो है वो है अपनी व्युत्पन्न पद्धति। और तीसरी पद्धति जो है वो है अपनी IUPAC पद्धति। तो दोस्तों, आज हम पहले चर्चा करेंगे रूढ़ पद्धति के बारे में कि रूढ़ पद्धति के अनुसार कार्बनिक यौगिकों का जो नामकरण किया जाता है वो किस प्रकार किया जाता है। तो दोस्तों देखिए, रूढ़ पद्धति के अनुसार कार्बनिक यौगिकों का जो नामकरण होगा या इस पद्धति का जो आधार होगा कार्बनिक यौगिकों के निर्माण करने का, वो आधार होगा उनके प्राकृतिक स्रोत या गुणों के आधार पर। किसके आधार पर होगा? प्राकृतिक स्रोत या गुणों के आधार। किसके आधार पर? गुणों के आधार पर। आप साथ साथ में लिखते रहिएगा। मैंने अभी तक क्या बताया है कि कार्बनिक यौगिकों की 3 पद्धतियां दी गई है, जिनमें से रूढ़ पद्धति की हम चर्चा कर रहे हैं। तो रूढ़ पद्धति में कार्बनिक यौगिकों का जो नामकरण होगा वो किस आधार पर होगा? उनके प्राकृतिक स्रोत के आधार पर कह दो या उनके गुणों के आधार पर कह दो। तो इसको समझने के लिए हमें एक सारणी का निर्माण करना होगा। तो देखिए, हम वो सारणी बनाते हैं। किस प्रकार वो सारणी बनेगी? तो देखिए, तो सारणी बनाते हैं हम। पहले कॉलम में हम डालेंगे क्रमांक संख्या, दूसरे कॉलम में होगी उनका सूत्र, और तीसरे कॉलम में होगा रूढ़ नाम, और चौथे कॉलम में होगा उनका प्राकृतिक स्रोत। तो देखिए दोस्तों, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे कि कैसे कार्बनिक यौगिक बनते हैं रूढ़ पद्धति के अंदर और कैसे उनका नामकरण किया जाता है। तो पहली पद्धति जो है अपनी यही है रूढ़ पद्धति। तो पहला क्रमांक संख्या नंबर 1, तो सूत्र जो है वो दिया है हमें CH4। कौन सा सूत्र दिया है? CH4। सामान्यतः हम जानते हैं कि ये क्या है? मेथेन है, क्योंकि हमने पहले पढ़ा है पिछली कक्षाओं में, जो आपने अध्ययन किया है कि हमने इस CH4 को क्या नाम दिया था? मेथेन। लेकिन रूढ़ पद्धति में इसका नाम क्या होगा? रूढ़ पद्धति में इसका नाम होगा मार्स गैस। क्या नाम होगा? मार्स गैस। ठीक है, जिसे पंख गैस के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे लिख लीजिएगा आप, पंख गैस। ठीक है, और इसका जो प्राकृतिक स्रोत रहेगा वो होगा दलदल से प्राप्त, या हम कहें कि दलदली क्षेत्रों से प्राप्त। दलदली क्षेत्रों से प्राप्त, या आप कह दो कि मार्सी स्थानों से प्राप्त। साथ साथ में बनाते भी रहिएगा। तो पहला सूत्र क्या रहा अपना? CH4। रूढ़ नाम क्या हो गया उसका? मार्स गैस या पंख गैस। प्राप्ति स्रोत क्या होगा इसका? दलदली क्षेत्रों से प्राप्त होती है, या हम कहें कि मार्सी स्थानों से प्राप्त होती है। नंबर 2 दोस्तों, नंबर 2 जो होगा वो होगा अपना CH3OH। इसको कहा जाता है कास्ट स्पिरिट। क्या कहा जाता है दोस्तों? कास्ट स्पिरिट इसको कहा जाता है। ठीक है, और इसका जो प्राकृतिक स्रोत रहेगा वो रहेगा लकड़ी के भंजक आसवन से प्राप्त। लकड़ी के भंजक आसवन से प्राप्त।
यहीं तक देखो समझ जाइएगा आप कि लकड़ी के भंजक आसन से प्राप्त होती है ये। तो ये अब देखिए लकड़ी का भंजक आसन होता है क्या है कि जो बड़े अणु होते हैं उनको जब ताप दिया जाता है किसकी उपस्थिति में या अनुपस्थिति में, या तो हम कहें कि ऑक्सीजन की बहुत ही कम मात्रा उपस्थित होती है या हम कहें कि ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है, तो अगर उस बड़े अणु को ताप दिया जाता है तो वो छोटे अणुओं में क्या हो जाता है, अपघटित हो जाता है। वही क्या कहलाता है, लकड़ी का भंजक आसवन कहलाएगा। ठीक है, तो ये हो गया अपना नंबर 3 HCOOH। ठीक है, ये होता है अपना फार्मिक अम्ल। कौन सा अम्ल होता है दोस्तों, फार्मिक अम्ल। फार्मिक अम्ल, अब देखिए फार्मिक अम्ल जो होता है वो किससे प्राप्त होता है, उसका प्राकृतिक स्रोत क्या होता है, वो होता है फार्मिका। फार्मिका जिसे हम कह सकते हैं चिट्टी, क्या कह सकते हैं, चिट्टी के डंक से। किससे प्राप्त होता है, फार्मिका या चिट्टी के डंक से प्राप्त होता है ये। और ये फार्मिक अम्ल जो होता है ये चिट्टी के डंक में भी पाया जाता है, बिच्छू के डंक में भी पाया जाता है और मधुमक्खी के डंक में भी पाया जाता है। ठीक है, नंबर 4 एसिटिक अम्ल। ठीक है, तो उसका जो सूत्र रहता है वो रहता है CH3COOH। क्या रहता है दोस्तों, CH3COOH। तो देखिए नाम हो जाएगा इसका रूट नाम एसिटिक अम्ल। क्या नाम हो जाएगा दोस्तों, एसिटिक अम्ल। अब देखिए इसका प्राकृतिक स्रोत क्या होगा, प्राकृतिक स्रोत होगा इसका कि सिरके के लैटिन नाम से लिया गया है। ये सिरके के लैटिन नाम एसिटम से लिया गया है। किससे लिया गया है, एसिटम। अंडरलाइन कर रहा हूं यहां पर मैं, एसिटम से लिया गया है। ठीक है, इसका सूत्र क्या लिखा हमने, CH3COOH। रूट नाम क्या दिया, एसिटिक अम्ल। प्राकृतिक स्रोत क्या हो गया कि सिरके के लैटिन नाम एसिटम से ये लिया गया है। और अंतिम जो है इसका वो है अपना लैक्टिक अम्ल। क्या है अपना इसका, लैक्टिक अम्ल रहेगा अंतिम नाम इसका। देखिए लैक्टिक अम्ल, नंबर 5 लैक्टिक अम्ल का सूत्र लिखना है यहाँ पर कि क्या होगा, CHCOH। ठीक है, COOH देखिएगा सूत्र क्या है, HCOH। ठीक है, और ये क्या है, ओइक समूह है COOH, और ये क्या अपना मेथिल CH3। ये है लैक्टिक अम्ल का सूत्र है। तो इसका मास या हम कहें कि रूट नाम जो दिया गया है वो क्या दिया हुआ है, लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल नाम दिया गया है इसको। ठीक है, और प्राकृतिक स्रोत क्या होगा कि लैक्टम या दूध से प्राप्त। लैक्टम या दूध से प्राप्त, दूध से प्राप्त। तो दोस्तों ये अपनी रूढ़ पद्धति है, और रूढ़ पद्धति के अनुसार ये 5 यौगिक दिए हुए हैं कि ये 5 यौगिक है, ये इनका रूढ़ नाम है और ये इनका प्राकृतिक स्रोत है। तो मैं आपको एक बार फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ कि पहला जो है वो सूत्र क्या है, CH4 है। रूढ़ नाम क्या दिया उसका, मार्स गैस या पंख गैस। प्राकृतिक स्रोत क्या है उनका, दलदली क्षेत्रों से प्राप्त या मार्स स्थानों से प्राप्त। नंबर 2 CH3OH। रूट नाम क्या है, कास्ट स्प्रिट। और प्राकृतिक स्रोत क्या है, लकड़ी के भंजक आसवन से प्राप्त। नंबर 3 कि HCOOH। ठीक है, रूट नाम क्या है, फार्मिक अम्ल। प्राकृतिक स्रोत क्या होगा, फार्मिका या चिट्टी के डंक से प्राप्त। और चिट्टी के डंक में मैंने क्या बताया कि वो डंक किसी का भी हो सकता है, वैसे कि बिच्छू का डंक हो चाहे मधुमक्खी का डंक हो, उन दोनों के डंक में भी कौन सा अम्ल उपस्थित होगा, फार्मिक अम्ल उपस्थित होगा। और लकड़ी का भंजक आसवन जैसे मैंने पहले बताया कि या तो ऑक्सीजन की उपस्थिति हो बहुत ही कम या बिल्कुल ही उपस्थिति ना हो, तो उस स्थिति में जब बड़े अणुओं को ताप दिया जाता है तो क्या हो जाता है, छोटे छोटे अणुओं में अपघटित हो जाता है और वही क्या कहलाता है, भंजक आसवन कहलाता है। नंबर 4 कि CH3COOH। इसका रूट नाम क्या है, एसिटिक अम्ल है। प्राकृतिक स्रोत क्या होगा, सिरके के लैटिन नाम
क्या नाम है, एसीटम, ठीक है, उससे ये लिया गया है। और अंतिम जो है वो क्या है, अपना लैक्टिक अम्ल है, ये उसका सूत्र है, इसको इस प्रकार बोला जाएगा HCOH-COOH-CH3, ठीक है। और इसका प्राकृतिक स्रोत क्या होगा, लैक्टम या दूध से प्राप्त। अब आपको पता है कि दूध में कौन से जीवाणु पाए जाते हैं, लैक्टोबैसिलस जीवाणु पाए जाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये आप उतार लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं कि एक चीज़ और, कि जो ये रूढ़ पद्धति है उसके अंदर एसाकित जो हाइड्रोकार्बन होते हैं, एसाकित का मतलब मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि एसाकित वो होते हैं जिनके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी प्रतिस्थापित समूह जुड़ा हुआ नहीं होता है। तो उनको हम क्या कहेंगे, उनको हम स्मॉल एन यौगिक कहेंगे। क्या कहेंगे, स्मॉल एन यौगिक कह दो या नॉर्मल यौगिक कह दो, स्मॉल एन यौगिक कह दो या नॉर्मल यौगिक कह दो। एसाकित हाइड्रोकार्बनों, ठीक है ना, जिनके ऊपर किसी भी प्रकार का प्रतिस्थापित समूह जुड़ा हुआ ना हो उनको, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूं, फिर देखिए आगे। देखिए दोस्तों, मैंने एक पॉइंट दिया है कि जो एसाकित हाइड्रोकार्बन होते हैं, कि रूढ़ पद्धति में एसाकित हाइड्रोकार्बनों को, एसाकित हाइड्रोकार्बनों को, ठीक है, स्मॉल एन यौगिक या नॉर्मल यौगिक, नॉर्मल यौगिक कहा जाता है, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल दिए हैं, तो देखिए इसके एग्जाम्पल। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है, आप इसको एग्जाम्पल के तरीके से भी समझिए। मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन भी डाल देता हूँ। वो क्वेश्चन होगा कि पेंटेन के संरचनात्मक समावयवी बनाइए। क्या क्वेश्चन होगा, पेंटेन के संरचनात्मक समावयवी बनाइए। तो देखिए दोस्तों कि 3 ही संरचनात्मक समावयवी बनेंगे पेंटेन के। कितने बनेंगे, 3, ठीक है। तो हम उदाहरण के अनुसार पढ़ लेते हैं कि पहला उदाहरण वही होगा, पेंटेन के संरचनात्मक समावयवी भी बनते रहेंगे साथ साथ में। तो देखिए पहला कि नॉर्मल से गणना में, तो पहले क्या हो जाएगा, नॉर्मल पेंटेन, जो कि एसाकित हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला होगी, ठीक है। तो आप क्या करोगे, पेंटेन नाम आएगा, तो हम पहले यहाँ पे बना देते हैं, 5 कार्बन ले लेते हैं, एक CH3 CH2 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 CH3। अब कार्बन की संख्या गिन लो, 1 2 3 4 5, ठीक है ना, 5 कार्बन हो गए। कोई भी प्रतिस्थापी इसके ऊपर जुड़ा हुआ नहीं है, ऊपर नीचे, ठीक है। तो देखिए 3 और 1 4, कार्बन की संयोजकता कंप्लीट, 1 2 3 और ये 1 4, ये कंप्लीट, 1 2 3 और ये 1 4, 1 2 3 हो गई, यहाँ पे 1 4 1 और ये 3 4, यानी कि अब इस श्रृंखला हमारी जो क्या है वो सही है। तो हम इसको नाम क्या दे देंगे, नॉर्मल पेंटेन। क्या नाम देंगे दोस्तों, नॉर्मल पेंटेन। तो एक तो ये हो गया, ठीक है। नंबर 2 जानने से पहले मैं आपको एक समूह बता रहा हूँ, वो समूह है आइसो समूह। आइसो समूह जो होता है वो इस प्रकार होता है कि एक कार्बन पर 2 CH3 समूह, ठीक है ना। ये जो अपना समूह दिख रहा है वो कौन सा है, आइसो समूह है, ठीक है ना। तो अब इससे हमें क्या बनाना है, आइसोपेंटेन। क्या बनाना है दोस्तों, आइसोपेंटेन बनाना है। तो आइसोपेंटेन बनेगा इससे, तो देखिए कैसे बनेगा, यहां बना देता हूं, CH3 CH CH3 CH2 CH3, ठीक है। तो अब देखिए कार्बन कितने हो रहे हैं इसके अंदर, 1 2 3 4 और ये 1 5। ये अपना जो समूह दिख रहा है वो कौन सा है, आइसो। 5 कार्बन की श्रृंखला बन रही है, तो कौन सा बन गया, आइसोपेंटेन। और आप प्रत्येक कार्बन की संयोजकता पूर्ण कर लीजिए, ठीक है। 3 और 1 4, 3 और 1 4, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 और ये 1 4, 1 और ये 3 4, यानी कि अपनी ये जो आइसोपेंटेन की श्रृंखला बनी है वो क्या है, सही है, ठीक है। नंबर 3 जो है दोस्तों वो होगा अपना नियो समूह है, एक
नियो समूह। तो दोस्तों देखिए नियो समूह कैसा होता है। नियो समूह होता है कि एक कार्बन पे कितने मेथिल समूह जुड़े हुए हो, 4 मेथिल समूह जुड़े हुए हो, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CH2। ठीक है ना, ये एक संयोजकता बाहर की तरफ निकली हुई है कि कार्बन इससे आकर जुड़ सकता है। ठीक है, तो अब देखिए इसका एग्जाम्पल कैसे बनेगा कि ये तो अपना मैंने आपको बता दिया आइसोपेंटेन है। क्या है ये अपना आइसोपेंटेन। ठीक है, अब हम बना रहे हैं नियोपेंटेन। तो देखिए नियोपेंटेन कैसे बनेगा। एक कार्बन पे कितने CH3 समूह लगाने हैं अपने को, 4। कितने लगाने हैं दोस्तों, 4 CH3 समूह लगाने हैं। अब गिन लो, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है ना, तो 5 कार्बन हो गए। ये समूह कौन सा बन रहा है, नियो बन रहा है, तो नियोपेंटेन। क्या बन गया अपना ये, नियोपेंटेन। तो दोस्तों एक बार आप समझ लीजिए वापस कि मैंने क्या कहा कि रूढ़ पद्धति में जो असांख्यिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनको किस नाम से लिखा जाता है, स्मॉल एन यौगिक कह दो या नॉर्मल यौगिक कह दो। ठीक है, तो मैंने आपको एग्जाम्पल बताए थे और यहाँ पर एक ये क्वेश्चन बन जाता है कि पेंटेन के कितने संरचनात्मक समायोगी बनते हैं। तो दोस्तों कितने बनते हैं, 3 संरचनात्मक समायोगी बनते हैं। पहला कौन सा बन रहा है, नॉर्मल पेंटेन। ये आपके सामने श्रृंखला है। ठीक है ना, 5 कार्बन की श्रृंखला लेते हैं और उन 5 कार्बनों की संयोजकता 4 पूर्ण करते हैं प्रत्येक कार्बन की। दूसरा है आइसो समूह। तो आइसो समूह क्या होगा कि एक CH पर 2 CH3 समूह, या हम कहेंगे मेथिल समूह, और बन जाएगा क्या, आइसोपेंटेन। ठीक है ना, ये अपना आइसो समूह रहेगा और ये कार्बन की संख्या कितनी रहेगी पूरी श्रृंखला में, 5। फिर है नियो समूह। ये अपना नियो समूह है। ठीक है ना, एक कार्बन पे कितने मेथिल समूह हम कह सकते हैं, 4 मेथिल समूह हम कह सकते हैं, और ये अपना बन जाता है नियोपेंटेन। तो दोस्तों ये आपको समझ आया होगा। आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, हम अगली कक्षा में मिलेंगे। धन्यवाद।